पिछली वीडियो में हमने उपयोगिता के रूप में कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में अब हम चलेंगे एक उपयोगिता विश्लेषण में गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित एक नियम जिसका नाम है बेटा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी डिमिनिशिंग यूटिलिटी मार्जिनल लॉ यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है भाई। यह उपयोगिता की इस विशेषता पर आधारित है कि अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता है, निरंतर उसका उपयोग करता है, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, उससे मिलने वाली जो प्राप्त उपयोगिता है, वो क्रमशः क्या होती है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ गिरती चली जाती है। यानी अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता है तो उससे मिलने वाली प्राप्त उपयोगिता, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में क्रमशः क्या आती है, गिरावट। तो मैंने लिखा बेटा कि किसी वस्तु का निरंतर उपभोग, प्राप्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं, में क्रमशः क्या आती है, गिरावट। इसी पर आधारित ये नियम है बेटा। तो इस नियम का सबसे पहले, इस नियम का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन अर्थशास्त्री, जर्मन में भी अगर स्पेशल ले तो ऑस्ट्रिया, जर्मन का एक भाग है बेटा ऑस्ट्रिया, तो जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन, हर्मन हेरिक गोसेन ने सन 1854 में किया, इसीलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा कि इस नियम का सबसे पहले प्रयोग करने वाला जर्मन में ऑस्ट्रिय अर्थशास्त्री, यानी जर्मन अर्थशास्त्री की बात करें, जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन, हर्मन हेरिक गोसेन ने सन 1854 में किया, इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। लेकिन इस नियम की वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्याख्या करने का श्रेय अगर किसी को जाता है बेटा तो वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की अगर कोई आपको पुस्तक पूछ ले, पुस्तक का नाम क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जो लिखी गई थी सन 1890 में। कब लिखी गई थी, 1890 में, और जो गणनावाचक दृष्टिकोण पर क्या थी, आधारित थी। तो बेटा वापस ध्यान दें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें क्या कहता है कि किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता में क्रमशः गिरावट आती है। इस नियम का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन अर्थशास्त्री हर्मन हेरिक गोसेन ने, H.H. गोसेन ने 1854 में किया, अतः इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को जाता है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, जो गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित थी। ये नियम आगे जाकर हमारे मांग विश्लेषण में काम आएगा। डिमांड एनालिसिस एक बहुत अच्छा लेसन है, मांग विश्लेषण, जिसमें भी इस नियम का प्रयोग किया जाएगा। तो मांग विश्लेषण का भी ये नियम आधार रहेगा तथा क्किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में भी इस नियम का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाला कौन था, जेवेंस। ये RSIS बड़े बड़े एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट सेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्य निर्धारण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रयोग करने वाला कौन था, प्रोफेसर जेवेंस था। इस नियम को अनेक नामों से जानते हैं। इस नियम को हम आधारभूत सिद्धांत, पूर्ण संतुष्टि का सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनल में हम प्रस्तावना में कह सकते हैं कि किसी वस्तु का निरंतर उपभोग प्राप्त उपयोगिता में क्रमशः गिरावट मार्ग बतलाने वाले नियम को हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस नियम की सर्वप्रथम व्याख्या ऑस्ट्रिय अर्थशास्त्री, जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन, बेटा जर्मन का एक पार्ट है ऑस्ट्रिया, तो जर्मन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने सन 1854 में किया, अतः इसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम की वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्याख्या करने का श्रेय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, सन 1890 में, जो गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित थी। आपको ध्यान हो तो उपयोगिता के मापने के दो रूप थे, क्रमवाचक और गणनावाचक। गणनावाचक दृष्टिकोण का मतलब है उपयोगिता मापनी है, उन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। और इस नियम
यह नियम मांग विश्लेषण का भी आधार रहेगा। मूल्य निर्धारण में इस नियम का प्रयोग प्रोफेसर किसने किया? जेवेंस महोदय ने किया था। किसने किया था? जेवेंस महोदय ने। और इस नियम को अनेक नाम, आधारभूत सिद्धांत, पूर्ण संतुष्टि का सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कि प्रस्तावना समझने के बाद अब हम अध्ययन करते हैं परिभाषा और व्याख्या। परिभाषा व्याख्या का अध्ययन अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कि किसी कोई लड़का है और उसके 7 से 12 का स्कूल है और 12 बजे जब वह घर जाता है उसे तेज भूख लगती है और घर जाते ही उसको कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि उसको खाना खाना होता है। वह टेबल में बैठ जाता है, उसका बैग न जाने किधर है, सॉक्स किधर है, शूज़ किधर है, कुछ भी पता नहीं, डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे बैठता है खाना खाने के लिए। फर्स्ट चपाती आती है, फर्स्ट चपाती किस तरह से पेट में जाती है उसको पता नहीं। दूसरी चपाती उसकी स्पीड और धीरे हो जाती है, तीसरी चपाती स्पीड और धीरे हो जाती है, चौथी चपाती में अब वह एक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि वह संतुष्टि के स्तर पर आ जाता है कि माँ अब नहीं चाहिए। लेकिन 5वीं और 6ठी चपाती और खाए तो हो सकता है कि उसके पेट में दर्द करे या उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसी को इस नियम से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई उपभोक्ता, अन्य बातें क्या रहेगी? समान। बेटा ध्यान दो, अर्थशास्त्र का एक गोल्डन रूल है, स्वर्णिम नियम है, अन्य बातें क्या रहने पर समान। यानी अर्थशास्त्र, अगर आदि अर्थशास्त्री बनना है तो एक लाइन हमेशा याद रखे, हर नियम के आगे अन्य बातें क्या रहेगी? समान लगाना बहुत जरूरी है। ये अर्थशास्त्र का एक स्वर्णिम नियम है। अन्य बातें क्या समान रहेगी? इस नियम की मान्यताओं को हम आगे पढ़ेंगे। तो अन्य बातें समान रहनी यानी हमें क्या क्या स्थिर मान के चलना है। ये बातें, अन्य बातें क्या रहेगी? समान। इसके बारे में हम मान्यताओं में अगला पॉइंट इसको लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि अन्य बातें समान रहने पर अगर कोई उपभोक्ता, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा उसे प्राप्त होती है तो उससे मिलने वाली जो अतिरिक्त उपयोगिता है वो क्रमशः क्या होती? गिरती चली जाती है। अर्थात मैं कहूँ कि अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता है तो आवश्यकता विशेष की संतुष्टि हो जाती है और उसकी इच्छा की तीव्रता में धीरे धीरे क्या आती? कमी। फर्स्ट चपाती, सेकंड चपाती, थर्ड चपाती जैसे जैसे वो खाता है उसकी इच्छा की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती बेटा? कम। तो प्राप्त उपयोगिता में क्रमशः क्या आती? गिरावट आती है और कुल उपयोगिता घटती दर से क्या होती? बढ़ती है। यही तो कहलाता है अपना सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। तो मैंने क्या लिखा कि अन्य बात, मार्शल क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो उससे मिलने वाला जो अतिरिक्त लाभ है जो उसे प्राप्त होता है उसकी प्रत्येक मात्रा में वृद्धि के साथ क्रमशः क्या होती? घटती जाती है। अर्थात अगर कोई उपभोक्ता के पास जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ आती है, उपभोग की अतिरिक्त इकाइयाँ आती है तो बेटा आवश्यकता विशेष की संतुष्टि हो जाती है और उसकी इच्छा की तीव्रता में धीरे धीरे क्या होती? कमी। अतः उससे मिलने वाली जो प्राप्त उपयोगिता है, मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है बेटा वो क्रमशः क्या होती? घटती चली जाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि TU और MU का संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध वो यहाँ ले सकते हैं। तो अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता है तो प्रारंभ में हो सकता है कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता MU धनात्मक और बढ़ सकती है, धनात्मक और बढ़ सकती है। तो कुल उपयोगिता उस समय बढ़ती दर से क्या होती थी? बढ़ती थी। लेकिन एक सीमा के बाद अगर वह लगातार उपयोग कर रहा है तो एक सीमा के बाद सीमांत उपयोगिता धनात्मक और घटती जाती है और कुल उपयोगिता घटती दर से क्या होती? बढ़ती है। तो प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता धनात्मक और बढ़ सकती है और कुल उपयोगिता बढ़ती दर से क्या होती थी? बढ़ती थी। लेकिन एक सीमा के बाद सीमांत उपयोगिता अब धनात्मक और घटने लग जाती है और कुल उपयोगिता घटती दर से क्या होती? बढ़ती है। लेकिन एक सीमा ऐसी आ जाती है कि सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है? 0। और उस समय कुल उपयोगिता जो है वो उस समय क्या हो जाती है बेटा? अधिकतम। यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या होता है? स्तर। यानी ये वो अवस्था आती है कि उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाता है, अब उसे अतिरिक्त इकाई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वह उपभोक्ता और अतिरिक्त इकाई का और उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक होती चली जाएगी और कुल उपयोगिता भी वहाँ और क्या होगी बेटा? घटती जाती है। जो उपभोक्ता का आर्थिक क्षेत्र था, देखा ना, पूर्ण संतुष्टि स्तर आ गया। और अगर अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेगा तो हो सकता है उसकी मिलने वाली उपयोगिता जो है बेटा वो क्या हो जाती? ऋणात्मक। तो बेटा MU सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता घटती चली जाएगी। तो बेटा परिभाषा और व्याख्या हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि के साथ जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है वो प्राप्त होने वाला जो लाभ है वो प्रत्येक वृद्धि के साथ प्राप्त लाभ को क्या कहते हैं बेटा? सीमांत उपयोगिता।
प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। ये बात कही थी किसने? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अर्थात हमारे पास किसी वस्तु विशेष की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो आवश्यकता विशेष की तीव्रता हमारे लिए क्या होती है बेटा? घटती चली जाती है। घटने के कारण प्राप्त उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता में क्रमशः क्या आती? गिरावट। और एक सीमा के बाद मैंने ये बोला था कि प्रारंभ में एमयू धनात्मक और बढ़ सकती है तो टीयू बढ़ती दर से क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। लेकिन एक सीमा के बाद एमयू धनात्मक और घटने लग जाती है और कुल उपयोगिता घटती दर से क्या होती? बढ़ती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सीमा पर उपभोग के बाद सीमांत उपयोगिता का मान शून्य हो जाता है और कुल उपयोगिता क्या होती? अधिकतम। सीमांत उपयोगिता का मान क्या हो जाता है? शून्य, और कुल उपयोगिता क्या हो जाती है बेटा? अधिकतम। यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या होता है? स्तर। तो क्वेश्चन आता है पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है बेटा? शून्य, और कुल उपयोगिता का मान क्या होता है? अधिकतम। लेकिन उसके बाद भी अगर वो उपभोक्ता, इसके पश्चात भी वह उपभोक्ता और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लग जाती है। और एक उपभोक्ता का जो आर्थिक क्षेत्र था वो अनार्थिक क्षेत्र में बदल जाता है। तो क्वेश्चन आता है बेटा, एक उपभोक्ता का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? जब तक एमयू धनात्मक और बढ़ती रहे। जब तक एमयू धनात्मक होनी चाहिए, बढ़ने की कोई बात नहीं है। जब तक एमयू धनात्मक हो या कुल उपयोगिता घटती दर से क्या हो? बढ़ती रहे, यही उपभोक्ता का क्या होता है? आर्थिक क्षेत्र। तो इस तरह से लास्ट और फाइनल वे में कह सकते हैं कि ये नियम की परिभाषा व्याख्या क्या कहती है कि अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करता है तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता में क्रमशः क्या आती? गिरावट। प्रारंभ में हो सकता है कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक और बढ़ सकती है और कुल उपयोगिता बढ़ती दर से बढ़ सकती है। एक सीमा के बाद सीमांत उपयोगिता धनात्मक घटती जाती है और कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि सीमांत उपयोगिता का मान प्राप्त उपयोगिता का मान शून्य हो जाता है और कुल उपयोगिता का मान क्या होता है? अधिकतम। और वही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का स्तर कहलाता है। इसीलिए इसे पूर्ण संतुष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके पश्चात भी अगर वो उपभोक्ता और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लग जाती है और एक उपभोक्ता का आर्थिक क्षेत्र अनार्थिक क्षेत्र में बदल जाता है। तो बेटा उपभोक्ता का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है? जब तक एमयू धनात्मक होनी चाहिए, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, या टीयू घटती दर से बढ़ती रहे। तो इस तरह से हम परिभाषा और व्याख्या समझते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेटा कि इस नियम में अन्य बातें क्या समान रहेगी, यानी नियम की क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम लेकर चलते हैं, नियम की मान्यताएं क्या है। जैसा कि मैंने आपको जब परिभाषा बताया था तो मैंने आपको बोला था अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर ये अर्थशास्त्र का एक स्वर्णिम नियम है, गोल्डन रूल है, इसके बिना अर्थशास्त्र संभव नहीं है। तो अन्य बातें क्या समान रहेगी? तो प्रोफेसर मार्शल जब इस नियम को देता है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता है तो प्राप्त उपयोगिता में क्रमशः क्या आती? गिरावट। गिरावट आने में हमें क्या क्या मान्यताएं लेनी पड़ेगी? तो पहली मान्यता उन्होंने ली उपभोग में निरंतरता, यानी नो टाइम गैप, कंटिन्यूसली कंजप्शन। यानी अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो बीच में किसी प्रकार का समय अंतराल नहीं आना चाहिए। उपभोग में हमेशा निरंतरता रहनी चाहिए। अगर उपभोग में निरंतरता नहीं हुई तो ये नियम कभी लागू नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 चपाती खा ली, 1 घंटा रुक गए, फिर वापस चपाती खा ली, तो उपयोगिता घटने के स्थान पे क्या होगी? बढ़ेगी। हाँ, अगर आप उपभोग में निरंतरता रख रखी है, पहली चपाती, दूसरी चपाती, तीसरी चपाती, चौथी, अगर लगातार उपयोग करेंगे तब उपयोगिता लगातार क्या होगी? घटेगी, अदरवाइज उपयोगिता नहीं घटेगी। तो पहली मान्यता क्या लेकर चलते हैं? उपभोग में हमेशा क्या होनी चाहिए? निरंतरता होनी चाहिए, बीच में किसी प्रकार का कोई समय अंतराल नहीं आना चाहिए। दूसरा, उपभोग जो मात्रा, वस्तु की मात्रा है, वो मात्रा और गुण में हमेशा क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। अगर वस्तु की उपभोग मात्रा और गुण में अगर समानता नहीं हुई तो ये नियम कभी लागू नहीं होगा। कि अगर हम बात करें कि पहले मैं आपको खट्टे अंगूर खिलाऊं, उसके बाद मैं मीठे और ताज़े अंगूर खिलाऊं, तो उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि गुण असमान हो गए। मात्राएं, अगर मैं कहूँ कि छोटी छोटी इकाई, अगर आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है और छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके डाले जा रहे हैं, प्यास लग रही है, चम्मच चम्मच से पानी पिलाया जाए, तो उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो वो मात्राएं हमेशा, यानी पहली मात्रा, पहला पानी का गिलास, दूसरा पानी का गिलास, तीसरा पानी का गिलास, यानी जो मात्रा है और गुण वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? समान रहने चाहिए। मात्रा में कमी या वृद्धि हुई और गुण में असमानता हुई, अर्थात वस्तु में
यूँ कहें पूर्ण प्रतिस्थापन, जैसे पहली वस्तु है दूसरी वस्तु भी उसी प्रकार की, उसी मात्रा में और उसी गुण में होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, यानी पहले मैं आपको खट्टे अंगूर खिलाऊं और फिर मीठे अंगूर खिलाए जाए, उपयोगिता घटने के स्थान पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले मैं ऐसा आलू बड़ा खिलाऊं जिसमें नमक नहीं है, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्वाद वाला स्वादिष्ट आलू बड़ा खिलाया जाए तो उपयोगिता घटने के स्थान पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नियम की मान्यता क्या, उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, वस्तु गुण और मात्रा में हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा, उपभोग इकाई उपयुक्त या प्रमाप होनी चाहिए, यानी जो इकाई का आप उपभोग कर रहे हैं वो उपयुक्त या प्रमाप होनी चाहिए। अगर आपको प्यास लग रही है और मैं चम्मच चम्मच से पानी पिलाऊं, अगर तेज भूख लग रही है और रोटी छोटे छोटे महीन टुकड़े कर करके डालूं तो उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ जाएगी। या आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, देखो ये बहुत बड़ा घड़ा, ये पानी पी ले, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मेरे को भूख लग रही है, ये इतनी बड़ी रोटी खा ले, ये उपयुक्त इकाई नहीं है बेटा। उपयुक्त इकाई एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक ग्लास, एक रोटी चपाती। तो एक उपभोग जो इकाइयाँ हैं वो हमेशा उपयुक्त या क्या होनी चाहिए, प्रमाप होनी चाहिए। तो नियम में मान्यताओं पे क्या माना, पहला उपभोग में निरंतरता होनी चाहिए, दूसरा वस्तु गुण और मात्रा में समान होनी चाहिए, तीसरा उपभोग इकाई जो है उपयुक्त और प्रमाप होनी चाहिए, चौथा उपभोक्ता की मानसिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन आ गया तो उपयोगिता घटने के स्थान पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज एक ड्रिंकर, एक शराबी को एक बोतल शराब पिलाने के बाद वो मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक दशा अस्थिर हो जाएगी। तो उपयोगिता घटने के स्थान पर एक के बाद दो, दो के बाद चार, वो बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका मेंटल स्टेटस जो था, मानसिक दशा जो थी वो परिवर्तनशील हो गई। तो ये नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की मानसिक दशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मान्यताओं, पहला उपभोग निरंतर होना चाहिए, दूसरा वस्तु गुण मात्रा में समान होनी चाहिए, नंबर 3 उपभोग इकाई उपयुक्त या प्रमाप होनी चाहिए, चौथा उपभोक्ता की मानसिक दशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये नियम केवल सुखमय अवस्था में लागू होता है, दुखमय अवस्था में नहीं। यानी जब हम सुखी हैं तभी अपने को पता चलता है कि उसकी उपयोगिता घट रही है। अगर आप दुखी हैं, आपको कोरोना हो गया और डॉक्टर ने पहले दिन 10 गोली दी, दूसरे दिन आकर 20 गोलियां दी, तो आप कहते नहीं सर, हमारा तो सीमांत उपयोगिता नियम है, कल 10 खाई, अब आज तो 8 ही खाएंगे, क्योंकि उपयोगिता लगातार घटती है। नहीं बेटा, वो सुखमय अवस्था नहीं, वो दुखमय अवस्था है। ज़बरदस्त चोट लग गई, मैं जूस के गिलास पिलाता जाऊँ, अब कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसकी उपयोगिता क्या होती है। लेकिन अगर वो सुखमय अवस्था है, तब हम लगातार किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो प्राप्त उपयोगिता क्रमशः क्या होगी, घटेगी। तो उपभोग में निरंतरता, वस्तु गुण मात्रा में समान, इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक दशा स्थिर रहनी चाहिए, और ये नियम सुखमय अवस्था में ही लागू होगा, दुखमय अवस्था में नहीं। उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, आय और स्वभाव, अगर लंबी समयावधि तक अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो उपभोक्ता की आदत में, रुचि में, फैशन में, आय में और स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन हो गया तो उसकी उपयोगिता कभी घटेगी नहीं, क्योंकि आदत वाली वस्तु हो गई। आदत वाली वस्तु, लोग सिगरेट पी रहे, आदत सी हो गई है, गुटखे खा रहे हैं, आदत सी वस्तु हो गई, तो उसको फिर उपयोगिता घटेगी नहीं। इसी तरह से स्वयं वस्तु की कीमत, आज अंगूर 400 रुपये किलो अच्छे नहीं, खट्टे हैं, लेकिन वही 200 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो हो जाए, कीमत घट गई तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उससे रिलेटेड स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न किसे कहते हैं, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी का, चाय के स्थान पर कॉफ़ी, एप्पल के स्थान पर केले का उपयोग करना स्थानापन्न वस्तु है। अगर उससे संबंधित वस्तु की कीमतें में परिवर्तन हो गया तो भी उपयोगिता में परिवर्तन संभव हो सकता है। तो हमने क्या मान्यता ली कि स्वयं वस्तु की कीमत और स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोग स्थान में परिवर्तन हो गया, अभी यहाँ अगर हम अभी राजस्थान में है, भयंकर गर्मी है, कंबल की उपयोगिता नहीं है, लेकिन वही ठंडे प्रदेशों में चले जाएं तो उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने, मार्शल ने कहा उपयोगिता मापनी है, मुद्राओं से हम उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको संख्यात्मक रूप दे सकते हैं। और इसी तरह से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की वैल्यू में भी कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होगा तो मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर ये मान्यताएं रहेगी तब जाकर हम किसी वस्तु का लगातार उपयोग करेंगे तो प्राप्त होने वाली उपयोगिता में क्रमशः क्या आएगी, गिरावट आएगी। तो लास्ट एंड फाइनल में कहें कि नियम में क्या क्या मान्यताएं मान के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोग निरंतर होना चाहिए, वस्तु गुण मात्रा में समान होनी चाहिए, उपभोग इकाई उपयुक्त या प्रमाप होनी चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक दशा हमेशा स्थिर रहनी चाहिए। ये नियम केवल सुखमय अवस्था में लागू होता है, दुखमय अवस्था में नहीं। उपभोक्ता की आदत, रुचि और फैशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्वयं वस्तु की कीमत और उससे संबंधित वस्तु यानी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
उपभोग स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपयोगिता मापनी है, संख्याओं में उसको व्यक्त कर सकते हैं, मुद्राओं से उसे माप सकते हैं। मापन इकाई को हम यूटिल कहते थे। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस नियम को हम तालिका और रेखा चित्र से समझते हैं कि माना कि राम रोटी की विभिन्न इकाइयों का उपयोग करता है। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई और छठी इकाई। राम रोटी की 6 इकाइयों का उपभोग करता है और उससे मिलने वाली प्राप्त उपयोगिता, मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, इसको हम यूटिल, मापन इकाई को क्या कहते हैं? यूटिल, क्रमशः घटती जाती है। पहली इकाई से 50, दूसरी से 40, तीसरी से 25, चौथी से 5, पाँचवीं से 0 और छठी से -5 मिलती है। अर्थात हम देखते हैं कि अगर कोई उपभोक्ता लगातार रोटी की विभिन्न इकाइयों का उपयोग कर रहा है तो मिलने वाली उपयोगिता लगातार क्या हो रही? घट रही है। इस नियम को हम 2 प्रकार की वस्तुओं में समझ सकते हैं, अविभाज्य वस्तुओं में और विभाज्य वस्तुओं में। अविभाज्य वस्तुएं किसे कहते हैं? अविभाज्य वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती है जिनकी पूर्ण इकाई का, जिसका विभाजन संभव नहीं है, जिसकी पूर्ण इकाई का उपयोगी संभव है, उपभोगी संभव है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर इत्यादि। तो हमने देखा कि पहली इकाई से 50, दूसरी इकाई से 40, तीसरी से 25, चौथी से 5 और पाँचवीं से सीमांत उपयोगिता क्या होगी बेटा? 0। और बेटा अगर इसकी हम कुल उपयोगिता बनाई जाए, इसकी TU बनाई जाए, तो कुल उपयोगिता अगर बनाई जाए तो पहले की कुल उपयोगिता कितनी बेटा? 50, दूसरी 50 और 40 कितना? 90, तीसरे को जोड़े 25 और जोड़े तो कितना? 115, 115 में 5 जोड़े तो कितना बेटा? 120, 120 में 0 जोड़ो तो कितना? 120, और 120 में से 5 घटाए तो कितना रहेगा बेटा? 115। यानी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है तो कुल उपयोगिता का मान क्या होता है? अधिकतम। यही जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 है तो यही कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या कहलाएगा? स्तर कहलाएगा। इसके बाद भी अगर वह छठी इकाई का प्रयोग करेगा तो प्राप्त उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, तो उपयोगिता वाला क्षेत्र अनुपयोगिता में बदल जाता है और कुल उपयोगिता भी घटने लग जाती है। तो ये अविभाज्य वस्तुओं के साथ विभाज्य वस्तुओं में भी हम संभव है। विभाज्य वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिसकी छोटी छोटी इकाइयों का हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे रोटी, दूध, मछली, अंडा इत्यादि। तो छोटी छोटी इकाइयों का उपभोग कर सकते हैं, तो इसको सीमांत उपयोगिता रेखा कहते हैं। इसको कौन सी रेखा कहते हैं बेटा? सीमांत उपयोगिता रेखा। ABCDE बिंदु पर सीमांत उपयोगिता का मान क्या हो गया बेटा? 0। और जब उसमें कुल उपयोगिता क्या होगी? अधिकतम। यही उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि का क्या कहलाएगा? स्तर। और इसके बाद भी वह छठी इकाई का उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी और उपयोगिता वाला क्षेत्र अनुपयोगिता में बदल जाएगा। इस तरह से हम इस नियम की रेखा चित्र और तालिका के द्वारा व्याख्या कर सकते हैं।